वैसे तो रात ज्यादातर खामोश होती है, लेकिन कभी कभी ये रात शोर भी करती है। लेकिन रात के इस शोर को सुनना इतना आसान नहीं है। रात के 12 बज गए थे और रंजीता अपने बिस्तर पर उदासी बैठी थी। कभी वो खिड़की के बाहर जाती है तो कभी बिस्तर पर चुपचाप बैठ जाती, फिर बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती। उसके हाव भाव बता रहे थे कि वो किसी का इंतजार कर रही थी। रंजीता, क्या बात हो गई आज? इस समय तक तो वो आ जाता था। तभी रंजीता की हवेली के पीछे एक आदमी चढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसने अपने चेहरे को बड़ी सी तौलिए से ढक रखा था। धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ वो रंजीता की बालकनी तक पहुंचा और दबे पांव रंजीता के कमरे में प्रवेश कर गया। रंजीता बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसने पीछे से उसकी दोनों आंखों को अपने हाथ से ढक लिया और उससे पूछा, बताओ कौन? रंजीता ने उसके हाथों को पहले तो प्यार से छुआ और फिर उसे झटकते हुए बोली, 2 दिन हो गए, तुम्हें फुर्सत नहीं है मेरे पास आने की? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरी हालत जल बिन मछली की तरह हो गई थी। ये कहकर रंजीता ने उस युवक को गले से लगा लिया। रंजीता की बातों को सुनकर उस युवक ने अपने चेहरे से तौलिया हटाया और फिर कहा, आपको पता नहीं है क्या, मालिक ने मुझे 2 दिनों के लिए शहर भेजा था। 2 लाख की रकम किसी को भिजवानी थी और फिर वहां से कुछ लाना था। रंजीता, क्या लाना था? मोहन, सोने का नेकलेस। आपका जन्मदिन आने वाला है ना? रंजीता ने जब ये सुना है तो मुस्कुराते हुए मोहन की ओर देखने लगी और फिर उससे पूछा, तुम क्या गिफ्ट दे रहे हो जन्मदिन पर मेरे? मोहन, मैं क्या दे सकता हूं? लेकिन मैं तो बचपन से नौकर हूं यहां। रंजीता, तुम फिर शुरू हो गए। कोई नौकर और मालिक नहीं होता यहां, और जहां तक गिफ्ट की बात है, तुमसे महंगा गिफ्ट मुझे कोई नहीं दे सकता। ये कहकर रंजीता ने एक बार फिर मोहन को गले से लगा लिया और फिर वे दोनों डूब गए प्रेम के समंदर में, जहां पर डूबने के बाद बड़ा छोटा कोई नहीं होता। बस वहां होता है प्यार, प्यार और प्यार, जो दोनों प्रेम में डूबे हुए थे। अब तो सुबह होने वाली थी। तभी रंजीता के पिता ठाकुर वीरभद्र सिंह की जोरदार आवाज दोनों के कानों में पड़ी। वीरभद्र, मोहन ओ मोहन, अरे कहाँ गया रे? ठाकुर साहब की आवाज सुनकर मोहन और रंजीता हड़बड़ाकर उठ बैठे। दोनों के दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। मोहन, लगता है मालिक साहब जाग गए हैं। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? रंजीता, इतना डरोगे तो हो गया। सुनो, मैं नीचे जाती हूं और बाबूजी को दूसरी बातों में लगाती हूं। तुम जिस तरह पाइप के रास्ते से आए थे वैसे ही निकल जाओ और थोड़ी देर बाद बाबूजी के पास आ जाना। रंजीता की बात सुनकर मोहन दबे पांव कमरे से निकल गया। उधर रंजीता सीढ़ियों से उतरकर अपने पिता वीरभद्र सिंह के पास गई। रंजीता, क्या हो गया बाबूजी? अभी तो सूरज भी नहीं निकला और आप मोहन करने लगे। मोहन के बिना तो आपका काम ही नहीं चलता। वीरभद्र, वो तो है, लेकिन तू आज इतनी जल्दी कैसे जाग गई? 9 बजे के पहले तो तेरी आंख नहीं खुलती और आज 4:30 बजे ही। तभी वहां पर मोहन आ जाता है। उसे देखकर वीरभद्र सिंह उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे कहाँ मर गया था रे तू? तुझे आवाज दे देकर गला बैठ गया मेरा। मोहन, मालिक, वो भैंसिया चिल्ला रही थी इसलिए उसे चारा देने गया था। वीरभद्र, सुन, तुझे पता है ना आज रंजीता का जन्मदिन है? शाम को बड़ी पार्टी है, कई लोग आएंगे उसमें, और हाँ, पार्टी में वीरपाल जी भी अपने बेटे के साथ आ रहे हैं। उनका विशेष ध्यान रखना। मैं चाहता हूं कि रंजीता की शादी अंगद से हो जाए। और हाँ, एक बात और, मालकिन भी राजेश के साथ शहर से आ रही है, तो तू उन्हें लेने दोपहर में स्टेशन चले जाना। मोहन रंजीता के यहाँ नौकर का काम करता है। हालांकि उसे ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल मिला था। अगर वो शहर चला जाता है तो उसे अच्छी नौकरी मिल जाती, लेकिन ठाकुर साहब का कर्ज उसके परिवार पर होने के कारण वो इनके यहाँ काम करता था और बिना उसे चुकाए वो कहीं नहीं जा सकता था। मोहन, कैसे चला जाऊं रंजीता तुम्हारे पापा की नौकरी छोड़कर? तुम्हें पता है ना कितना कर्जा है उनका हमारे ऊपर?
बिना उसे चुकाए गया तो वो मेरे बूढ़े माँ बाप को बहुत परेशान करेंगे। रंजीता, मोहन, तुम बेवकूफ हो। यहाँ पर रहोगे तो इनका कर्ज कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारे दादा ने मात्र 75 रुपए मेरे दादा से उधार लिए थे। वो 5 लाख कैसे बन गया, मेरी समझ से बाहर है। मोहन के पिता भी इस घर में नौकर थे और उसके दादा भी। पीढ़ियों से मोहन का परिवार वीरभद्र सिंह के यहाँ नौकर का काम करता रहा था। लेकिन इस बात की परवाह किए बिना पिछले 2 सालों से रंजीता और मोहन के बीच प्यार का सिलसिला चल रहा था। हालांकि इस बात की जरा सी भी खबर ना तो वीरभद्र को है और ना ही उसकी पत्नी सुकन्या और बेटे राजेश को। शाम को रंजीता के लिए बड़ी बर्थडे पार्टी का आयोजन वीरभद्र सिंह की हवेली में किया गया था। कई सारे मेहमान वहां आए हुए थे। वीरभद्र, दोस्तों, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज मेरी इकलौती बेटी रंजीता का जन्मदिन भी है और आज मैंने इसके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसके बाद वीरभद्र सिंह ने रंजीता और अंगद की 15 दिन बाद सगाई की घोषणा कर दी। उस घोषणा को सुनकर रंजीता तुरंत ही वहां से चली गई। सभी ने सोचा कि वो शर्मा गई है, लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क को आप कितना ही छुपाएं, छुप नहीं सकता। 2 दिन बाद की बात है। रंजीता को लगातार उल्टियां हो रही थी। सुकन्या, अरे कितनी बार कहा है मुंह पर कंट्रोल रखा कर। सारा दिन पता नहीं क्या क्या खाती रहती हैं। अब हो रही है ना उल्टी। रंजीता की उल्टियां रोकने के लिए घरेलू दवा उसे दी गई, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। फिर उसकी मां उसे लेकर अस्पताल गई। रंजीता की जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर ने जो कहा, उसे सुनकर सुकन्या देवी चीख पड़ी। सुकन्या, आप पागल पागल हो गई हैं क्या? किसने बना दिया आपको डॉक्टर? मेरी बेटी की अभी तक शादी भी नहीं हुई है और आप कह रही हैं कि ये गर्भवती है। डॉक्टर, मेरी जांच गलत नहीं है। सुकन्या देवी जी, आपकी बेटी गर्भवती है। सुकन्या, डॉक्टर, तू जानती है ना तू क्या कह रही है? और तेरी बात गलत साबित हो गई तो उसका क्या अंजाम होगा तू जानती है ना? सुकन्या देवी डॉक्टर को धमका रही थी। तभी उनकी बातों को काटते हुए रंजीता ने कहा, रंजीता, माँ, डॉक्टर ठीक कह रही हैं। अपनी बेटी की बातों को सुनकर सुकन्या देवी चौंक गईं। घर वापस आकर रंजीता ने सारी बातें अपनी माँ को बताईं। उसने ये भी बताया कि उसने और मोहन दोनों ने छुपकर मंदिर में शादी भी कर ली है। सुकन्या, ये क्या कर दिया तूने? अरे कुछ तो हम लोगों का मान रखा होता। हम लोग ठाकुर हैं और तूने अपने यहाँ के नौकर से प्यार कर लिया, और ना सिर्फ प्यार किया बल्कि उसके साथ मुंह भी काला कर लिया। करमजली, तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? शाम तक ये बात वीरभद्र सिंह और उनके बेटे राजेश को पता लग गई। दोनों का खून खौल उठा। राजेश उसी समय राइफल लेकर मोहन को मारने के लिए निकल रहा था। तभी सामने से मोहन आता हुआ दिख रहा है। राजेश ने आव देखा न ताव, बंदूक उसके ऊपर डाल दी। रंजीता भागी भागी आई। रंजीता, ये क्या कर रहे हैं राजेश भैया? मोहन को छोड़ दो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। रंजीता की बात सुनकर राजेश ने बंदूक के भारी हिस्से से रंजीता के सिर पर मारा। वो बेचारी लहूलुहान हो गई। रंजीता की हालत देखकर मोहन ने राजेश की राइफल को अपने हाथ में पकड़ लिया और उससे कहा, अगर आपने एक बार और रंजीता पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात को सुनकर वीरभद्र सिंह और राजेश ने अपना आपा खो दिया। राजेश, 2 कौड़ी के नौकर, तू हमें धमका रहा है? वीरभद्र, राजेश पानी सर के ऊपर जा चुका है, इसलिए इसे छोड़ना मत। इसने बहुत बड़ी गलती की है। कल को कोई और ऐसी गलती करने की जरूरत न करे, इसलिए इसको इस बात की सजा देना बहुत जरूरी है। पिता की बातों को सुनकर राजेश ने एक बार फिर से बंदूक की नाल मोहन की ओर की। एक जोरदार धमाका हुआ और कुछ देर के लिए हर ओर खामोशी छा गई। लेकिन जब खामोशी टूटी तो राजेश के सामने उसकी तड़पती हुई बहन रंजीता थी। रंजीता, मोहन, मोहन, भाग जा तू। भाग यहां से, ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों की नज़र में प्यार की कोई अहमियत नहीं है। वीरभद्र, ये प्यार है प्यार?
शादी के पहले दूसरे के बच्चे को पेट में लेकर घूम रही हो और उसे प्यार कह रही हो। रंजीता, शादी तो हमने भगवान के सामने कर ली है पिताजी। ईश्वर गवाह है हमारे प्यार और शादी का। आप लोग इस रिश्ते को स्वीकार कर ले पिताजी। वीरभद्र, हम ठाकुर हैं। हमारे यहाँ अवैध रिश्ते बनाए जाते हैं, स्वीकार नहीं किए जाते। ये कहकर वीरभद्र सिंह ने अपने बेटे के हाथ से राइफल छीन ली और उसे एक गोली और मार दी। उसके बाद मोहन को भी एक बार फिर से एक प्यार ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया, क्योंकि वो प्यार अमीर और गरीब के बीच था। दोस्तों, लोग भले ही कहते हैं कि प्यार अमीरी और गरीबी नहीं देखता, लेकिन सच इससे कोसों दूर है। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार को जितना रोकोगे वो उतना ही वेग से बढ़ेगा। आज भी कोई ना कोई रंजीता मोहन से प्यार कर रही है और कोई मोहन रंजीता की ख्वाब बिना किसी ऊंच नीच की परवाह किए देख रहा है। मोनिका की शादी को 1 साल हो चुका था। मोनिका की अरेंज मैरिज थी, इसलिए उसे अशोक पसंद नहीं था। मोनिका अशोक की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। मोनिका का सारा ध्यान हमेशा अपने देवर की तरफ ही रहता था। अशोक, मम्मी मोनिका कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? माँ, पता नहीं, अभी तो रसोई में थी। बोल रही थी कि आज खीर बना रही है। तुम्हारा खीर खाने का बहुत मन है। तुमने उसे ऑफिस से फोन कर दिया था कि आज खीर बना देना। अशोक, मैंने तो कोई फोन नहीं किया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर उसने इतने प्यार से बनाई है तो खा लूंगा। अशोक आवाज लगाते हुए मोनिका कहाँ हो? सुमित के कमरे में। मोनिका, क्या बात है देवर जी, आपने अभी तक खीर को टेस्ट भी नहीं करके बताया कि कैसी है। मैंने इतने प्यार से आपके लिए खीर बनाई थी। आपको खीर में किशमिश पसंद है, इसलिए मैंने ढेर सारी डाली है। सुमित, थैंक यू भाभी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। काश मेरी फ्यूचर वाइफ भी आपके जैसी हो। मोनिका, आप जब इस तरह से मीठी मीठी बातें करते हो ना तो मुझे बहुत क्यूट लगते हो। जी तो करता है आपको गले से लगा लूं। सुमित, भाभी आपकी मजाक करने की आदत मुझे समझ नहीं आती। मोनिका बात पलटते हुए, अरे हाँ, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो अब आप खीर खाओ। लगता है अशोक मुझे आवाज लगा रहे हैं। मैं उनकी बात सुन लूं? ये भी आते ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अशोक अपने कमरे में ही था। मोनिका कमरे में जाती है। मोनिका, क्या बात है? इतना चिल्ला क्यों रहे थे? बोलो, क्या काम है? अशोक, बस ऐसे ही। तुमने मेरे लिए खीर बनाई, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आवाज लगा रहा था। मोनिका, तुम्हारे लिए नहीं बनाई वो खीर, मैंने अपने प्यारी देवर जी के लिए बनाई है। देवर जी को मेरे हाथों की खीर बहुत पसंद है ना, इसलिए। अशोक, ओ अच्छा चलो, ये भी अच्छी बात है। भाभी हो तुम, उसकी अपने देवर की पसंद का ख्याल तुम नहीं रखोगी तो और कौन रखेगा? अशोक इस बात से अनजान था कि मोनिका के मन में आखिर क्या चल रहा है। सुमित के मन में ऐसा कुछ नहीं था। वह तो यही समझता था कि उसकी भाभी वैसे ही उसका ख्याल रखती है, इसलिए उसने कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। मोनिका अक्सर सुमित के आसपास घूमती रहती। सास को सारी बात समझ में आ रही थी। मोनिका, देवर जी, ये देखो, मैं मार्केट गई तो ये शर्ट पसंद आ गई। सोचा अगले हफ्ते आपका जन्मदिन है तो आपके लिए ले आई। ये शर्ट आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। चलो अब पहन कर तो दिखाना, मैं भी तो देखूं मेरे प्यारे देवर जी इस शर्ट में कैसे लगते हैं। माँ, मोनिका बहू, तू अशोक के लिए कुछ नहीं लाई? कल उसका भी तो जन्मदिन है ना? मोनिका अपनी सास की बातों को सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि सचमुच वो अशोक का जन्मदिन भूल चुकी थी। उसे तो सिर्फ सुमित के जन्मदिन का इंतजार था। वो बात को पलटने लगती है। मोनिका, हाँ मम्मी जी, मैंने एक शर्ट पसंद की है। शाम को अशोक को अपने साथ ले जाऊंगी तो वो भी एक बार पसंद कर लेंगे, तभी सोच रही थी हाथों हाथ खरीद दूंगी। सुमित, थैंक यू भाभी, ये शर्ट मुझे बहुत पसंद आई है। मेरे जन्मदिन का सबसे पहला गिफ्ट आपने ही दिया है।
माँ, मन में, मुझे सब पता है बहू, तेरे मन में क्या चल रहा है। मुझे अब इसका हल जल्द ही ढूंढना होगा। दिन व दिन मोनिका का सुमित से नजदीकियां बढ़ता ही जा रहा था। अगले दिन अशोक का जन्मदिन था। मोनिका तबीयत खराब का बहाना करके कमरे में ही लेटी रही। अशोक के कुछ दोस्त उसे जन्मदिन की बधाई देने आए तो उन्होंने केक वगैरह कटवाया, पर मोनिका उनके सामने भी कमरे से बाहर नहीं आ रही थी। अशोक, मोनिका, मेरे फ्रेंड्स जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए हैं। उनके लिए चाय स्नैक्स का कुछ अरेंजमेंट अगर तुम कर देती तो। वो लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। मम्मी रसोई में अकेले इतना नहीं संभाल पाएंगी। मोनिका, मेरे सिर में बहुत दर्द है अशोक, और तुम्हें अपना जन्मदिन मनाने की पड़ी है। तुम कैसे हो अशोक? तुम्हें मेरी तबीयत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। अशोक, ओह सॉरी मोनिका, मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं नाश्ता बाजार से ऑर्डर कर दूंगा। तभी सुमित कमरे में आ जाता है। सुमित, भाभी, मेरे कुछ फ्रेंड्स भैया को जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए। मैंने उन्हें कहा था कि आपके हाथ के ब्रेड पकौड़े बहुत टेस्टी होते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर आपकी तबीयत खराब है तो मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। मोनिका, बाहर से क्यों ऑर्डर करना देवर जी, मैं गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े अभी बना देती हूँ। आखिर आपके दोस्त पहली बार आए हैं और मेरे हाथ के ब्रेड पकौड़ी खाने चाहते हैं, तो ब्रेड पकौड़ा बनाने में मुझे देर ही कितनी लगेगी। इस समय अशोक भी वहाँ सामने मौजूद था। यह सब बातें सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगा। अशोक, मोनिका, अभी जो मैंने बोला तब तो तुम्हारी तबीयत खराब थी, पर जैसे ही सुमित ने कहा तो तुम एकदम से उठ गई। ये ठीक नहीं है मोनिका, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें पछताना पड़े। मोनिका की सास जान चुकी थी कि पानी सिर से ऊपर उठ गया है, इसलिए अब उसने सोचा कि सुमित की शादी हो जाए। इसलिए अशोक ने मां के कहने पर सुमित के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया और सुमित को एक लड़की पसंद आ गई। लड़की का नाम अर्चना था। मोनिका अर्चना को देखकर जलन से भर गई। सुमित अर्चना से फोन पर बात करता तो मोनिका और भी गुस्से में आ जाती। मोनिका, देवर जी, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करके पिज्जा बनाया और आपने पिज्जा खाया तक नहीं। सुमित, सॉरी भाभी, वो अर्चना का फोन आ गया था इसलिए। मैं अभी खा लेता हूँ। सुमित अर्चना को कहता है, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। मोनिका, अरे ये लो मेरे हाथ से खाओ। सुमित, रुको, अरे मुझे उठने तो दो। मोनिका जानबूझकर सुमित से चिपकने लगती है। सुमित को ये सब बहुत अटपटा सा लग रहा था। उसे हल्का सा गुस्सा भी आया। तभी अर्चना का फोन आ जाता है। मोनिका कॉल देख लेती है और सुमित के हाथ से फोन छीनकर काट देती है। सुमित, भाभी, ये क्या बदतमीजी है, आपने अर्चना का फोन क्यों काट दिया? मोनिका, तुम पहले मेरे से बात करो। मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमती हूँ, तुम्हारे लिए इतना सब करती हूँ, और तुम मेरी तरफ ध्यान देने की जगह जो अभी तक तुम्हारी वाइफ बनी ही नहीं है उस पर ध्यान दे रहे हो। सुमित, मैं आपका बिल्कुल भी मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। आप हटो, मुझे अर्चना से मिलने जाना है। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं, इसलिए मुझे अभी जाना है। मुझे देर हो रही है। कुछ दिनों में सुमित और अर्चना की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद सुमित अपनी वाइफ पर ही ध्यान देता था। सुमित और अर्चना दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। देखकर मोनिका मन ही मन अर्चना से ज्यादा नफरत करने लगी। अर्चना और सुमित मूवी देखने जाने वाले थे। मोनिका ये बात जानती थी। अर्चना तो यही सोचती थी कि मोनिका उसकी बड़ी जेठानी है, इसलिए वो उसी तरह से उससे अच्छा व्यवहार करती थी। अर्चना भाभी, आप भी हमारे साथ मूवी देखने चलो ना। चलो ना भैया, आज हम चारों एक साथ मूवी चलते हैं। मोनिका, ठीक है, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। अशोक, मोनिका, अब मेरा मूवी देखने जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। सुमित और अर्चना को अकेले जाने देते हैं ना, हम फिर किसी दिन चलेंगे। माँ, अशोक ठीक कह रहा है बहू, उन दोनों को जाने दो, तुम कल चले जाना। मोनिका, नहीं, मुझे आज ही जाना है।
अब वो दोनों इतने प्यार से कह रहे हैं तो उन्हें मना कैसे कर दूं? सुमित, अर्चना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम मूवी का प्लान फिर किसी दिन बना लें। आज भैया भाभी को जाने दो। अर्चना, अरे तुम्हारे सिर में दर्द है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रुको, तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हारे माथे पर बाम लगा देती हूँ और गर्म गर्म अदरक वाली चाय बना लाती हूँ। मोनिका सुमित और अर्चना का आपस में प्यार देखकर चिढ़ जाती है। वो गुस्से में अपने कमरे में पैर पटक कर जाने लगती है कि आंगन में रखी बाल्टी से उसका पैर टकरा जाता है और वो बहुत तेज जमीन पर गिर जाती है। वो देखती है सुमित उसे उठाने नहीं आता। वो उसे देखकर कमरे में चला जाता है, पर उसका पति अशोक भागा हुआ उसके पास आता है। अशोक, मोनिका, तुम ठीक हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? कहाँ ध्यान रहता है पता नहीं? बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती हो। अपना हाथ दो, आराम से उठो। मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जिस पवित्र रिश्ते को आज तक समझ नहीं पाई, उसका मतलब आज उसे साफ साफ समझ आ रहा था। वो जान गई कि उसकी असली खुशी उसके पति के साथ ही है। उस दिन से मोनिका ने अपना व्यवहार ठीक कर लिया और अशोक के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करने लगी। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम साक्षी सिंह है। मेरी कहानी बहुत दर्द भरी और मजेदार है। एक ही साल बाद मेरे एक लड़का भी हो गया। लड़का होने के बाद हमारा खर्चा बढ़ने लगा और मेरे पति कुछ काम नहीं करते थे। वो दिन भर घर पर रहते। मैंने एक दिन अपने पति से कहा, तुम कुछ काम करो, अब हमें पैसे की जरूरत है और कब तक हम किसी के सामने अपना हाथ फैलाएंगे। मेरे पति ने मुझसे कहा, हाँ मैं जल्दी ही कुछ काम ढूंढ लूंगा। थोड़ा दिन बीता, अभिषेक ने एक काम करना शुरू किया लेकिन पैसे बहुत कम मिलता था। कुछ दिन उन्होंने वहाँ वो काम किया। धीरे धीरे मेरे बेटा भी बड़ा हो रहा था, उसके पढ़ी का भी खर्चा बढ़ने वाला था। अभी तक तो मेरे ससुर जी हमारा खर्चा देते हैं, लेकिन कब तक वो हमारा खर्चा उठाएंगे? मेरे जेठ जी की नजर बहुत बुरी थी। मेरे जेठ की नजर मेरे ऊपर भी थी, लेकिन अभिषेक हमेशा घर पर ही रहता था, इसलिए उनको मौका नहीं मिल पाता था मुझ पे डोरे डालने को। अगर बात करें जेठ जी की तो दिखने में स्मार्ट और साथ ही साथ उनके पास पैसे की भी कमी नहीं थी। उनका काम बहुत तेजी से चल रहा था और खूब पैसे भी आ रहे थे। कुछ दिन बाद मेरे ससुर की मौत हो गई। ससुर के मौत के बाद हमारा खर्चा किसी तरह से पूरा होता था। अभिषेक बहुत मेहनत भी करता, तब भी हमारा खर्चा किसी तरह से चलता। कुछ दिन बाद मेरे जेठ ने बंटवारा कर दिया। अब तो हमारा और भी बुरा हाल हो गया। अभिषेक और ज्यादा पैसे कमाने ले लिए अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली चले आए। अब मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही घर रहते थे। मेरे पति दिल्ली से पैसे भेजते थे और खुद भी कभी चले आते थे। जब वो आते थे तो हम दोनों मिलके खूब मजे करते। मेरे पति के परदेश जाने के बाद मेरे जेठ जी ने मुझ पर चांस मारना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे उन्हें देखकर नफरत होती थी क्योंकि उन्होंने मेरे पति को नौकरी नहीं दी थी। मैं एक दिन अपने घर के सामने बैठी थी, मेरे जेठ जी आए और उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे पति को अपने काम में नौकरी दे सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरे लिए कुछ करो, फिर मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं समझ गई कि ये मेरे मजे के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, आप जो चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता है, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। मेरे जेठ ने कहा, मैं तो तुम्हारा अकेलापन दूर करना चाहता हूँ। तुम्हारे पति को तुम्हारे पास बुला के और तुम कह रही हो जो मैं चाहता हूँ वो कभी नहीं हो सकता। कुछ देर बाद मेरे जेठ वहाँ से चले गए। मैंने उनके बातों के बारे में बहुत सोचा, पर लेकिन मेरे मन नहीं कर रहा था। धीरे धीरे कुछ दिन और बीता, अभिषेक घर आ गया। मैंने उससे कहा, तुम यही कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर लेते? तो उसने कहा, यहाँ पैसे अच्छे नहीं मिलते हैं, तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेली रहती हूँ। तो उसने कहा, भैया मुझे काम पर रखेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार पैसे चुराते हुए पकड़ लिया था।
मुझे उस काम में अच्छे पैसे मिल जाते थे। मैंने सोचा अगर मैं अपने जेठ से की बात मान लूं तो अभिषेक को यहाँ काम के साथ साथ अच्छे पैसे भी मिल सकता है। लेकिन मैंने सोचा अभी नहीं, वरना हो सकता है कि अभिषेक को शक हो सकता है। थोड़े ही दिन बाद अभिषेक फिर से बाहर चला गया। मैंने पहले तो सोचा कि अपने जेठ की बात मान लो, लेकिन फिर मेरे मन बदल गया। दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है। मेरी जेठानी अपने मायके गई हुई थी और मेरे पति भी घर नहीं थे। रात का समय था, मैं लेटी हुई थी। दोपहर से ही मेरे बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन जब रात हुई तो उसकी तबीयत खराब होती गई। मैंने सोचा अब इतनी रात को किसको बुलाऊं? फिर मैंने अपने जेठ जी कमरे के बाहर गई और उनको आवाज देने लगी। कुछ देर बाद वो बाहर आए। उन्होंने मुझसे कहा, इतनी रात को आई हो, क्या बात है? कहीं तुम अपना अकेलापन तो दूर करने नहीं आई हो? मैंने कहा, नहीं, वो मेरे बेटे की तबीयत खराब है, आप साथ चलकर डॉक्टर को दिखवा देते तो ठीक रहता, रात भी हो चुकी है। मेरे जेठ ने कहा, तुमने तो मेरी बात नहीं मानी थी, तो मैं क्यों तुम्हारी बात मान? मैंने उनसे कहा, भगवान के लिए पहले आप मेरे बेटे को डॉक्टर को दिखा दीजिए, फिर आपको जो करना है कर लेना, लेकिन पहले मेरे बेटे की दवाई करवा दो। जेठ जी ने मेरे बेटे को डॉक्टर को दिखाया और दिखाने के बाद घर ले आए। उसके ठीक होने तक वो मेरे कमरे में ही बैठे थे। जब मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैंने जेठ जी कहा, पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि ये बात किसी से कहेंगे नहीं और मेरे पति को काम भी देंगे। मेरे जेठ जी मुझसे कहा, ठीक है। मैंने अपने बेटे को एक कमरे में लेटा के मैं और जेठ जी दोनों दूसरे कमरे में ठुकाई करने के लिए चले गए। मैंने उस कमरे के दरवाजे को बंद कर लिया और पड़े हुए बिस्तर पर बैठ गई। हमने सारी रात खूब मजे किए। उस दिन तो बहुत मजा आया। मेरे जेठ जी बहुत खुश हो गए। इसलिए मैंने उनसे पूछा, जेठ जी, आप मेरे पति को काम दे दीजिए और आप जब भी कहेंगे मैं आपके लिए तैयार हो जाऊंगी। उन्होंने कहा, ठीक है। उस रात के बाद मैं बहुत बार अपने जेठ जी के साथ मजे किए और मैं उनसे पैसे भी ले लेती थी। मैंने अपने पति को घर बुला लिया। अब तो मैं दिन अपने जेठ जी से और रात को मेरे पति मेरे खूब खुदाई करते हैं। इस तरह से मेरी कहानी पूरी होती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।